चलिए जल्दी से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। ये मेरे पास एक बुक है जिसमें एक स्टोरी दी हुई है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। Scene of a sitting in a सुंदर फ्लैट। सड़क के किनारे इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इंग्लिश मैंने बनाई है इसको बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि इंग्लिश तो आप गूगल ट्रांसलेट पे भी ढूंढ सकते हो हिंदी की। वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपको बताने की ये ज़रूरत है कि जब आपके सामने कोई हिंदी का सेंटेंस होता है और उसको आपको इंग्लिश में बनाना है, तब इंग्लिश राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ बनेगी। ये हिंदी में आपने देखा कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। तो उसको आप बनाओगे कैसे? पहले बैठक का दृश्य लिखोगे, फिर सुंदर फ्लैट लिखोगे, फिर सड़क के किनारे लिखोगे। जैसे कि सीन ऑफ अ सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल फ्लैट नियर द रोड। सीन ऑफ अ सिटिंग हो गया आपका बैठक का दृश्य। सुंदर फ्लैट फिर मैंने उसके बाद में लिख दिया ब्यूटीफुल फ्लैट। उसके बाद मैंने लिखा सड़क के किनारे, तो नियर द रोड। ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग आपको ये सच्चाई बताएंगे फर्स्ट या सेकंड क्लास में और कितने नहीं बताएंगे कि आप हिंदी में जब पढ़ रहे हो उसको उल्टा करके पढ़ो, तब आप उसकी इंग्लिश बना पाओगे। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, लेकिन कक्षा 6 से लेके LLB तक सभी हिंदी के सेंटेंसेस या हिंदी के कोई भी लेसन्स होते हैं या पार्ट होते हैं, उनकी इंग्लिश बनाना उसका यही तरीका है इंग्लिश बनाने का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। It's one door opens in the hall, सड़क वाले बरामदे, near the road। ठीक है। दूसरा, अंदर के कमरे में, the second one। अंदर का कमरा कौन सा हो गया? the second one into the inner room। तीसरा, रसोई घर में, and the third into the kitchen। अब आपने देखा होगा कि जो सेकंड वाला सेंटेंस मैंने ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखाया है, वो बैक साइड से स्टार्ट नहीं हो रहा इंग्लिश में। ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि कुछ सेंटेंसेस लेफ़्ट से राइट कन्वर्ट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ता है। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है,
यानी कि ज़्यादातर सेंटेंसेस में तो आपको वाक्य के आखिरी शब्द से लेके पहले शब्द तक की उल्टी इंग्लिश बनानी होगी। कुछ वाक्यों में आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की इंग्लिश बनानी होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं को कैसे बोलेंगे? इसमें आएगा द बुक्स आर सेट इन द अलमीराज। द बुक्स आर सेट इन द अलमीरा। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा एक और रेडियो का सेट है। There is a radio set in a corner। अब आप देखो ये जो कॉर्नर मैंने लिखा है इसका मतलब होता है कोना, और इसमें कोना कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा है कि एक और रेडियो का सेट है। तो आप ये भी सीख लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में हर एक वर्ड होना चाहिए हिंदी के हर एक वर्ड के लिए, और हिंदी में हर एक वर्ड होना चाहिए इंग्लिश में हर एक वर्ड के लिए। तो हमें सेंटेंस को वर्बेटिम ट्रांसलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ सेंटेंस को उसका इफ़ेक्ट या उसका जो अर्थ निकलता है उस अर्थ का ट्रांसलेशन करना है। जैसे हमें ये पता चल गया कि एक और रेडियो का सेट है, इस बात को कहने में, और दूसरा वाक्य कि रेडियो का सेट एक कोने में है, इसको कहने में अंतर नहीं है, क्योंकि एक और रेडियो का सेट है का अर्थ ये निकलता है कि एक कोने में रेडियो का सेट है। अगर आप कोना ये वर्ड हटा के इसकी इंग्लिश बनाना चाहोगे तो ये नहीं बन पाएगी, क्योंकि तब आप कैसे बनाओगे? एक और रेडियो का सेट है, देयर इज़ अ रेडियो सेट इन वन डायरेक्शन, वो तो गलत हो जाएगा, एक दिशा में हो जाएगा फिर वो वन डायरेक्शन। या फिर देयर इज़ अ रेडियो सेट समवेयर एट अ डिस्टेंट प्लेस, तो फिर दूर की का प्लेस हो जाएगा, वो भी आपको सही से ट्रांसलेशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी मेज़ भी है। देयर इज़ अ स्मॉल टेबल ऑल्सो। ठीक है, अब मैंने देखो आप ये लिखा है देयर इज़, तो देयर का मतलब होता है वहाँ, इज़ माने है, तो देयर इज़ का ये मतलब निकलता है कि वहाँ है। लेकिन आप हिंदी में देखोगे तो वहाँ का तो शब्द इसमें लिखा ही नहीं है। एक छोटी मेज़ भी है, इसमें वहाँ तो लिखा नहीं है, तो फिर इंग्लिश में मैंने देयर क्यों लिखा? तो ये भी रूल आपको समझने के लिए है कि कुछ सेंटेंसेस बनाने के लिए उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो सब्जेक्ट उनमें हमें बना के देना पड़ता है। ठीक है, कुछ में प्रोनाउन नहीं होती तो हमें प्रोनाउन लिखनी होती है या बतानी पड़ती है। सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, और मैं आपको ग्रामर नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, इसलिए आप देखिए कि ये सेंटेंस किस तरह से बनता है। चलो अब थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर लेते हैं। माँ कहती है पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर। तो माँ के लिए हम मदर लिखेंगे, पुचकार कर के लिए कहेंगे हम ब्लेसिंगली। ठीक है, ना ना ऐसे मत कर। नो नो डोंट डू लाइक दिस। और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इंग्लिश में भी ऐसे ही डालेंगे। ठीक है, अभी ठीक हुआ जाता है। ठीक है, अभी ठीक हुआ जाता है, यानी कि इट इज़ अबाउट टू गेट वेल।
अब यहाँ पर हम किसी बच्चे के बारे में कह रहे होंगे, आई थिंक यस, बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है, तो ही इज़ अबाउट टू गेट वेल, ही इज़ अबाउट टू गेट वेल। ठीक है, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है। The doctor has just been called in। डॉक्टर को जस्ट मतलब अभी, हैज़ बीन यानी कि कोई काम हो चुका है, हैज़ बीन यानी कि कोई काम हो चुका है। क्या काम हो चुका है? कॉल्ड इन, उसको बुलाया जा चुका है। तो डॉक्टर को बुलाया जा चुका है या अभी डॉक्टर को बुलाया है। ठीक है, ले तब तक सेंक ले, टेक इट एंड, सेंक ले को क्या कहेंगे? अप्लाई इट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे वेट क्लॉथ। ठीक है, ये बाकी की भी कहानी है, इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारा कन्वर्सेशन हो रखा है, बहुत सारी बातचीत हो रखी है, पिता का भी रोल है, माता का भी रोल है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ये मैं आपको ट्रांसलेट करके आगे समझाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपकी ज़्यादा कमेंट्स आएंगी और लाइक आएंगे तब मैं आपको इसका अगला पार्ट बना के दे दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।